The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो जाएगा। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 फरवरी 2011 को गुजरात के मेहसाणा में दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है जब मैं को हम की शक्ति मिलती है। मैं को जितना हम विलीन कर सकें उतनी ही हम की गारंटी बन जाती है, और एक बार हम बन गए तो समस्याएं कम हो जाती हैं। इतने कंधे मिल जाते हैं समस्या को उठाने के लिए कि अपने आप रास्ता खुल जाता है। कभी किसी बूंद को विचार आ जाए कि मैं एक बूंद हूं, मैं सब कुछ हूं। कितना मेरा सौभाग्य है कि विष्णु के चरणों में जो कमल चढ़ता है उस कमल की पंखुड़ी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता है। मैं एक बूंद हूं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि किसी रूप सुंदरी के गाल पर मैं पड़ा हूं तो मैं शोभा में अभिवृद्धि कर देता हूं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि किसी के आंख के पंपण पे मेरी जगह मिल जाए तो मेरा एक शोभा का हिस्सा बन जाता हूं। इस अभिमान के साथ अगर वो बूंद जीता है और जैसे ही सूरज निकलता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वही बूंद समुद्र के अंदर मिल जाता है तो वो एक कितनी बड़ी शक्ति का रूप धारण कर देता है, कितना बड़ा विराट रूप धारण कर देता है। और इसलिए बूंद होने का गर्व मुझे चाहिए कि समुद्र बनने का गर्व होना चाहिए। जो मैं को मिटा देता है उसमें समुद्र बनने की संभावना रहती है, जो मैं को नहीं मिटा सकता उसकी समुद्र बनने की कोई संभावना नहीं रहती। और हर बूंद में समुद्र की संभावनाएं निहित पड़ी होती है। आवश्यकता है पहचान। क्या मैं वो मैं हूं? मेरे भीतर भी वो विराट समुद्र का रूप भरा पड़ा है। अगर मेरे भीतर वो रूप पड़ा है तो मैं समुद्र के अस्तित्व का अंगीकार कर सकता हूं और मैं समुद्र में विलीन हो सकता हूं। 5.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगियों का इतना बड़ा समुद्र, मैं उसका एक हिस्सा क्यों न बनूं? मैं उसका एक साथी क्यों न बनूं? अगर मैं साथी बनता हूं तो मैं स्थितियों को पलट सकता हूं। मित्रों, मैं आज एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं आपसे। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको सरकार नाम की चीज से कोई लेना देना नहीं था। ग्राम सेवक बड़ा होता है कि तलाटी बड़ा होता है इसका भी मुझे ज्ञान नहीं था। मैं कभी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गया था। मैं सार्वजनिक जीवन में था, एक औलिये की तरह भटकता रहता था। लेकिन राजनीति कैसो कहते हैं, सरकार किसी को कहते हैं, गवर्नमेंट नाम का ये चौखट क्या होते कुछ मालूम नहीं था। और अचानक मुझे 2001 में आपके बीच आने का जिम्मा आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं मेरी मनस्थिति क्या होगी उस समय। मैं कई वर्षों से गुजरात के बाहर था, यहाँ की समस्याओं से भी परिचित नहीं था। मैं शासन व्यवस्था में कौन बड़ा होता है, उसके नीचे कौन होता, कुछ नहीं जानता था। और उस समय मेरे मन में विचार आया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। और उस समय पॉलिटिकली देखें तो हमारा पॉपुलैरिटी ग्राफ एकदम नीचे था और चुनाव का वर्ष था। और जब चुनाव का वर्ष होता है तब अफसरों लोगों का भी शासन व्यवस्था से दूरी करने का मन बन जाता है। उनको लगता है यार पता नहीं चुनाव के बाद ये जीतेंगे कि हारेंगे, कौन आएगा कौन नहीं, थोड़ा दूर रहो। ऐसे माहौल में मेरी एंट्री हुई थी। उस समय क्या करना, तब मन ने तय किया था, जो मैं आज आपको बताता हूं। एक मैंने तय किया था कि मैं परिश्रम में कोई कमी नहीं रखूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि कोई मेरे ज्ञान की चर्चा करेगा ही नहीं, उपदेश कभी दूंगा नहीं। खुद इतना परिश्रम करूंगा तो सबको मेरा पसीने की स्मेल पहुंचेगी
इस आदमी को सरकार नाम का ज्ञान है कि नहीं है, ये मैं पता ही नहीं चलने दूंगा, और मैं उसमें सफल हूं। किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया कि मुझे आता है कि नहीं आता है। मैंने परिश्रम को इतना प्रीडोमिनेट कर दिया था और 18-20 घंटे तक दौड़ता था। और दूसरा काम किया था, सबसे सीखने की कोशिश करूंगा, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सीखने की कोशिश करूंगा। और आप ही लोगों से सीखते सीखते सरकार नाम की चीज को समझने लग गया। दायित्व क्या होते हैं, व्यवस्थाएं क्या होती हैं, प्रक्रियाएं क्या होती हैं, प्रोसेस कैसे पूरी होती है, सब चीज को समझने की कोशिश की। और धीरे धीरे आप लोगों को मैं अपना लगने लगा। और जिस पल मैं आप लोगों को अपना लगे लगा, मेरा एक परिवार बन गया। और उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कभी कोई रुकावट नहीं आई। इतनी सहज रूप से ये कारवां चलता गया। और आज आप ही के शक्ति के भरोसे, आप ही के सामर्थ्य के भरोसे स्थितियां बदल गई। लोग तो यही थे, जुड़ा तो क्या, भरोसा जुड़ गया। ये भरोसा है मित्रों, मैं से हम बनने के लिए साथियों में भरोसा होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं इसके भरोसे निर्णय कर रहा हूं, उसको विश्वास होना चाहिए कि इसके भरोसे मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर गलत भी हो जाएगा तो सीना तान के वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। और तब आपका मैं काम में आता है। और तब अगर मैं काम में आता है तो वो हम की शक्ति बन जाता है, वो मैं की एरोगेंसी को समाप्त कर देता है। और इसलिए हम इस हम भाव से अगर हम चलेंगे तो मुझे विश्वास है मित्रों, गुजरात आज नंबर 1 पर है। लेकिन मुझे कभी लगता है नंबर 1 पे होना शायद उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी बाहर का और वातावरण ऐसा होता है कि हम 1 नंबर पे हो जाते हैं। नंबर 1 होना उतना कठिनदायक नहीं है जितना कि 1 नंबर पे टिका रहना, यह सबसे कठिन काम है मित्रों। और आज गुजरात के लिए मुसीबत यह है मित्रों, हम किसी भी चीज में कम परफॉर्म करेंगे तो कोई हमें सुनने को तैयार नहीं होगा। अरे यार तुम गुजरात ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने ही हमारे स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, हमने ही हमारे पैरामीटर ऊपर कर दिए हैं। और इसलिए देश और दुनिया हमें उससे नीचे देखने को तैयार नहीं है। और इसलिए नंबर 1 पर पहुंचना तो शायद कठिन नहीं लगा होगा, नंबर 1 पर बने रहना सर्वाधिक संकट के काल में हम प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। अगर 2001 का प्रथम दशक, 2011 का प्रथम दशक, 21वीं सदी का ये पहला दशक हमारे लिए प्रथम नंबर पर लाने के लिए जितनी मेहनत हुई, अगर दूसरे दशक में नंबर 1 पर टिके रहना है, इससे मेहनत 10 गुना ज्यादा लगेगी। और इसलिए हमारी सारी कार्य योजनाएं बीते हुए कल के भरोसे नहीं चल सकती। हमारी सारी योजनाएं आने वाले कल के भरोसे करनी पड़ेगी। हम जब 1 नंबर पहुंचे तब शायद कोई कॉम्पिटिटर नहीं होंगे। अब दूसरे दशक में आए हैं, हर क्षेत्र में हमारी कंपटीशन है, हर राज्य हमसे कंपटीशन कर रहा है और पूरे देश में एक जज्बा बना है, विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए माहौल बना है। और जब सारे देश में माहौल बना है तब हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि हम नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त करते रहे। निरंतर हम प्राप्त करते रहे तो मैं समझता हूं कि उसका लाभ होगा। हम गुड गवर्नेंस की चर्चा करते हैं, सही कदम, सही उद्देश्य और निर्धारित परिणाम, इन 3 चीजों को हमने पकड़ लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हम गुड गवर्नेंस के पैरामीटर में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, कभी कोई सवाल नहीं आएगा। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कानूनों से ही अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं है। अच्छे कानूनों से ज्यादा अच्छे लोगों से अच्छा काम ज्यादा होता है। और इसलिए हम कानून की परिधि में सोचते रहेंगे, उसकी मर्यादा में सोचते रहेंगे तो शायद
कानून के शब्दों के इधर उधर करते रहेंगे लेकिन परिणाम नहीं दे पाएंगे। हम अच्छेपन से, अच्छे उद्देश्य से, अच्छा करने के इरादे से अगर कुछ करते रहेंगे तो अब मैं मानता हूं कानून अपने आप में उसकी मर्यादाओं को हमारे साथ जोड़ करके रखेगा, हमें मर्यादाओं के बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन अच्छा अपने आप होता रहेगा। शायद संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन की कथा है, हो सकता है संत के नाम में मेरी गड़बड़ हो जाए। वो पूजा के लिए पानी भर करके ले आते थे और रास्ते में गधा प्यासा नजर आया। कानून तो ये कहता था संत के लिए कि गंगा जी का पानी लेकर के शिव जी तक चढ़ा देना, लेकिन इनका आत्मा ये कहती थी कि मुझे उस प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, उस गधे को पानी पिलाना चाहिए। और वो गधे को पानी पिलाने लगे तो सारे उनके भक्त लोग थे वो परेशान हो गए, ये कैसा संत है, सारे नियमों को खारिज कर दिया। लेकिन अगर उसने गधे को पानी न पिलाया होता तो शायद उस संत को दुनिया न जानती। वो अगर नियमों में बंधा रहता, जिंदगी पूरी कर लेता, दुनिया को रास्ता दिखा के न जाता, लेकिन उसके एक छोटे से कदम ने दुनिया में आज उदाहरण के लिए कारण बना दिया। हम भी तय करें कि जिनके लिए हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतने सारे संसाधन हमारे हाथ में हैं, हमारे शब्द की इतनी ताकत है, एक कागज पर हम हस्ताक्षर करें किसी की जिंदगी को ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य हमें दिया है। तब मेरे मन में उसके प्रति भाव क्या है, उसके प्रति मेरे मन में भक्ति है या नहीं है, उसके जीवन का बदलाव मुझे संतोष देता है कि नहीं देता है। जिस पल गुजरात न्यूट्रिशन की दुनिया में आगे बढ़ेगा कितना संतोष होगा। आज बेटी बचाओ में हमने कुछ परिणाम प्राप्त किया, यहां हर एक को संतोष हो रहा है, आनंद हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है कि बेटी बचाओ में हम कुछ कम है, सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? ये सक्सेस का संतोष है। ये संतोष हर एक को मिलना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये आनंद का माहौल जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके जीवन में अगर बदलाव आता है तो मैं समझता हूं कि हम इस बात को कर सकते हैं। कभी कभी सामूहिकता की शक्ति का भी हमें एहसास होना चाहिए। अगर आज के युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दे हम और सॉफ्टवेयर डालकर के कंप्यूटर में फीड किया जाए कि कौरवों की शक्ति कितनी थी और पांडवों की शक्ति कितनी थी, कौरवों के पास कितने जनरल थे, पांडवों के पास कितने जनरल थे, कौरवों के साथ शासन व्यवस्था का कितनी सुविधा थी, पांडव जो 13-14 साल से भटक रहे थे उनकी क्या सुविधाएं थी, और सारी चीजें फीड करके कंप्यूटर को पूछा जाए कि अगर इनके बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। कंप्यूटर जवाब देगा कौरव जीत जाएंगे, क्योंकि सब प्रकार का सामर्थ्य होने के बाद भी विजय कौरवों का नहीं हुआ, विजय पांडवों का हुआ। क्यों हुआ? विजय पांडवों का इसलिए हुआ कि एक कमिटमेंट था, स्व के सुख से ज्यादा समष्टि के सुख की कल्पना थी। मैं भाव मिट चुका था, हम भाव जीवित था। कौरवों का हर जनरल अपनी प्रतिष्ठा के लिए मरना चाहता था, विजयी होने के लिए मरना नहीं चाहता था। पांडवों में हर व्यक्ति जीना भी चाहता था, विजयी भी होना चाहता था। ये जो मूल भाव है, इस मूल भाव का जब तक महात्मा नहीं समझते, मैं समझता हूं हम परिस्थिति को पलट नहीं सकते। और इसलिए सिर्फ संसाधन है, सिर्फ योग्यता, इतने ही काम चलता है ऐसा नहीं है। जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उस उद्देश्य के प्रति पवित्र भाव हमें ताकत देता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी